नमस्ते। अक्सर एक दलील दी जाती है कि ब्रिटिश साम्राज्य ने चाहे जो भी किया हो, पर कम से कम वो हमें रेलवे तो देकर गए। ये एक ऐसा सवाल है जो बार बार उठता है, तो आज हम इसी दावे की पड़ताल करने वाले हैं और देखेंगे कि इस तोहफे के पीछे की असली कहानी आखिर है क्या। हाँ, बस यही एक लाइन इसे अक्सर ब्रिटिश राज की एक अच्छी विरासत साबित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मानो ये भारत के मॉडर्नाइजेशन के लिए किया गया एक बहुत बड़ा काम था। लेकिन क्या रेलवे सच में एक तोहफा था या फिर इसके पीछे कोई और ही मकसद था? देखिए, ऐतिहासिक तथ्य कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। तो चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। हम सबसे पहले इस दावे को समझेंगे, फिर देखेंगे कि रेलवे बनाने के पीछे असली इरादे क्या थे, इसका पैसा कहां से आया, इसके नतीजे कितने भयानक थे और आखिर में हम सबूतों के आधार पर एक निष्कर्ष निकालेंगे। देखिए, रेलवे के असर को सही से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। ये जानना बहुत जरूरी है कि अंग्रेजों के आने से पहले भारत की आर्थिक हालत कैसी थी और उनके जाने के बाद क्या हो गई। ये कॉन्टेक्स्ट ही पूरी तस्वीर को बदल के रख देगा। लेखक शशि थरूर बताते हैं कि ब्रिटेन की तरक्की की कीमत भारत ने चुकाई थी। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो दुनिया की इकोनॉमी में भारत का हिस्सा करीब 27% था। सोचिए, हम दुनिया के सबसे बड़े कपड़ा एक्सपोर्टर थे, लेकिन 200 साल बाद जब अंग्रेज गए तो ये हिस्सा घटकर 4% से भी कम रह गया था। ये गिरावट ये सच में चौंकाने वाली है और ये दिखाती है कि उस दौर में भारत का कितना बड़ा आर्थिक पतन हुआ था। तो सवाल उठता है कि अगर भारत की इकोनॉमी इतनी बुरी तरह गिर रही थी तो फिर इतना बड़ा और महंगा रेलवे नेटवर्क आखिर बनाया क्यों जा रहा था। अब हम रेलवे बनाने के पीछे के असली इरादों को देखेंगे और इससे ये बिल्कुल साफ हो जाएगा कि ये कोई तोहफा नहीं बल्कि साम्राज्य चलाने और भारत पर पकड़ बनाए रखने का एक जबरदस्त हथियार था। देखिए, सबूत बिल्कुल साफ हैं। रेलवे बनाने के 4 मुख्य मकसद थे और उनमें से एक भी भारतीयों के फायदे के लिए नहीं था। पहला, मिलिट्री कंट्रोल। दूसरा, भारत के अंदर से कच्चा माल जैसे कपास, कोयला उसे बंदरगाहों तक लाना और इंग्लैंड की फैक्ट्रियों में भेजना। तीसरा, इंग्लैंड में बने सामान को भारत के कोने कोने में पहुंचाकर यहां के बाजारों पर कब्जा करना। और चौथा, ब्रिटिश इन्वेस्टर्स को एक ऐसा इन्वेस्टमेंट देना जिसमें मुनाफा ही मुनाफा हो। यह भारत के विकास के लिए नहीं था, यह भारत पर राज करने और उसे लूटने के लिए था। ये टेबल दिखाती है कि रेलवे ने एक फोर्स मल्टीप्लायर का काम कैसे किया। मतलब इसके जरिए मुट्ठी भर अंग्रेज सैनिक एक बहुत बड़ी आबादी पर अपना कंट्रोल रख सकते थे। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों को यह समझ आ गया था कि राज करना है तो सेना को तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना कितना जरूरी है। अब सैनिक महीनों के बजाय दिनों में देश के किसी भी कोने में पहुंच सकते थे, जिससे किसी भी विद्रोह को शुरू होने से पहले ही कुचल दिया जाता था। अब एक और बहुत ही दिलचस्प और हैरान करने वाली बात, इस इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए पैसा आया कहां से। इसका जो फाइनेंसिंग मॉडल था वो अपने आप में शोषण की एक पूरी कहानी कहता है। ये भारत से पैसा खींचने का एक ऐसा सिस्टम था जो ऊपर से तो लीगल लगता था, लेकिन असल में पूरी तरह से भारत के खिलाफ था। दादा भाई नौरोजी जैसे उस दौर के महान विचारकों ने इसे ड्रेन ऑफ वेल्थ का नाम दिया था, मतलब धन की निकासी। उन्होंने साफ साफ बताया कि भारत की गरीबी की एक बहुत बड़ी वजह यहां के रिसोर्सेज का लगातार ब्रिटेन जाना था। ये कोई दो तरफा व्यापार नहीं था, ये एक सोची समझी लूट थी जिसमें भारत की संपत्ति एक पाइपलाइन के जरिए सीधी इंग्लैंड भेजी जा रही थी। इसे कहते थे गारंटी सिस्टम। ये ब्रिटिश इन्वेस्टर्स के लिए एक जबरदस्त स्कीम थी। उन्हें अपने पैसे पर 5% मुनाफे की गारंटी दी गई थी, जो उस जमाने में बहुत ज्यादा थी। और कमाल की बात यह है कि यह गारंटी ब्रिटिश सरकार नहीं बल्कि भारत की सरकार देती थी। मतलब अगर किसी रेलवे कंपनी को घाटा भी हो जाए तो उसकी भरपाई भारतीय किसानों से वसूले गए टैक्स से होती थी। यह एक ऐसा सिस्टम था जिसमें ब्रिटिश निवेशकों का हारना नामुमकिन था और सारा का सारा रिस्क भारतीयों का था। इस गारंटी सिस्टम का एक और नतीजा हुआ, क्योंकि ब्रिटिश कंपनियों को अपने खर्च पर 5% का पक्का मुनाफा मिलना ही था, तो उन्होंने लागत कम करने की कोई कोशिश ही नहीं की, बल्कि वो जितना ज्यादा खर्च दिखाते उनका मुनाफा उतना ही बढ़ता। इसी वजह से भारत में रेलवे बनाने का खर्च अमेरिका या कनाडा से लगभग 2 गुना या 3 गुना था और यह सारा पैसा भी भारतीय खजाने से ही जा रहा था, जिससे भारत और भी ज्यादा कर्ज में डूबता चला गया। अच्छा, तो अब एक और जरूरी सवाल। रेलवे के पक्ष में एक दलील ये दी जाती है कि इसने अकाल के दौरान मदद की, कि इसके जरिए अनाज को तेजी से प्रभावित इलाकों तक पहुंचाया जा सकता था। सुनने में तो ये बात बहुत अच्छी लगती है, लेकिन क्या हकीकत में ऐसा हुआ? चलिए देखते हैं कि भारत के सबसे बुरे मानवीय संकटों में इस रेलवे ने असल में क्या रोल निभाया। ये सवाल उस दौर की पूरी सच्चाई को खोलकर रख देता है। आइए सीधे सीधे सबूतों और आंकड़ों पर ही एक नजर डालते हैं कि उस भयानक समय में रेलवे की पटरियों पर असल में क्या चल रहा था। ये आंकड़े ये सच में दिल दहला देने वाले हैं। जिस वक्त दक्षिण भारत में लाखों लोग भूख से मर रहे थे, ठीक उसी वक्त रेलवे का इस्तेमाल भारत से रिकॉर्ड मात्रा में अनाज ब्रिटेन और यूरोप भेजने के लिए हो रहा था। ट्रेनें अकाल वाले इलाकों में खाना ला नहीं रही थीं, बल्कि वहां से अनाज बंदरगाहों तक ले जा रही थीं ताकि उसे बाहर बेचकर मुनाफा कमाया जा सके। इस अकाल में करीब करीब 1 करोड़ लोगों की जान गई। ये सिस्टम पैसा निकालने में इतना कुशल था कि इसने भोजन की कमी को एक भयानक तबाही में बदल दिया। ब्रिटिश अधिकारियों ने उस समय फ्री मार्केट की पॉलिसी अपनाई, मतलब उन्होंने बाजार में दखल देने से इनकार कर दिया। नतीजा ये हुआ कि व्यापारी अनाज ऊंचे दामों पर बेचते रहे और सरकार देखती रही, जबकि लाखों लोग भूख से मरते रहे। और ऐसा नहीं कि यह बस एक बार हुआ। 1896 से 1902 के अकाल के दौरान भी ठीक यही पैटर्न दोहराया गया। जैसे जैसे भारत में मरने वालों की संख्या बढ़ती गई, अनाज का एक्सपोर्ट भी बढ़ता गया।
सबूत बार बार इसी क्रूर सच्चाई को दिखाते हैं कि रेलवे सिस्टम मुनाफे के लिए बनाया गया था, लोगों की जान बचाने के लिए नहीं। अकाल में राहत पहुंचाने की जगह रेलवे ने स्थानीय बाजारों को दुनिया के बाजारों से जोड़ दिया। इसका नतीजा क्या हुआ? जहां भी अनाज उगता, व्यापारी उसे खरीदकर विदेश भेज देते, जहां उन्हें ज्यादा कीमत मिलती। इससे लोकल मार्केट में अनाज इतना महंगा हो गया कि गरीब लोग उसे खरीद ही नहीं पाते थे। इस तरह रेलवे ने भुखमरी को कम करने की जगह और ज्यादा फैला दिया। चलिए अब अपने आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और इन सभी सबूतों की रोशनी में देखते हैं कि ब्रिटिश राज में भारतीय रेलवे का असली हिसाब किताब क्या बैठता है। क्या ये वाकई भारत के लिए फायदेमंद था या फिर किसी और के लिए? ये टेबल देखिए, इससे पूरी कहानी एकदम साफ हो जाती है। इन्वेस्टमेंट ब्रिटिश कंपनियों के फायदे के लिए, रेलवे बनाने के लिए पटरियां, इंजन, यहां तक कि नट बोल्ट भी ब्रिटेन से मंगवाए जाते थे, जबकि भारत में लोहा और कोयला दोनों थे। माल ढुलाई में भी प्राथमिकता ब्रिटिश हितों को ही दी जाती थी। हर एक फैसले के पीछे सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश फायदा देखा गया। लेकिन इतिहास में अक्सर एक विडंबना होती है। जिस रेलवे को भारत पर कंट्रोल रखने के लिए बनाया गया था, उसी ने अनजाने में उन हालातों को जन्म दिया जिन्होंने उस कंट्रोल को चुनौती दी। लोग अब पहले से कहीं ज्यादा आसानी से और तेजी से सफर कर सकते थे। बंगाल का आदमी मद्रास जा सकता था, पंजाब का आदमी बॉम्बे। इससे विचारों का आदान प्रदान हुआ और एक राष्ट्रीय पहचान की भावना पैदा हुई कि हम सब एक हैं और हम सब पर एक ही विदेशी ताकत का राज है। तो सबूत बिल्कुल साफ हैं। रेलवे कोई तोहफा नहीं था, बल्कि ये मुनाफे के लिए बनाई गई एक शोषण करने वाली मशीन का जरूरी हिस्सा था। इसका असली मकसद भारत की सेवा करना नहीं था, बल्कि ब्रिटेन के हितों की सेवा करना था। इसने भारत की दौलत को निचोड़ा और देश को उसके अपने विकास के रास्ते से भटका दिया। रेलवे की यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें सिर्फ तथाकथित फायदों को नहीं देखना चाहिए, बल्कि औपनिवेशिक प्रोजेक्ट्स के असली इरादों और उनके नतीजों पर सवाल उठाना चाहिए। यह हमें याद दिलाता है कि इतिहास का मूल्यांकन इस आधार पर होना चाहिए कि कोई चीज़ किसके लिए बनाई गई थी, उसका फायदा असल में किसे हुआ और उसकी असली कीमत किसने और कैसे चुकाई।